मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, प्रियंका गांधी आपको नजर आएंगी और बगल में राहुल गांधी। इस तस्वीर में आपको प्रियंका गांधी का कद बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी काफी छोटे दिखाई दे रहे हैं प्रियंका गांधी के सामने। इसलिए हमने लिखा भी है, कांग्रेस में प्रियंका का उदय और राहुल की लीडरशिप पे सवाल। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के भीतर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस में अब नेतृत्व का केंद्र बदल रहा है? क्या राहुल गांधी की लीडरशिप के समानांतर अब प्रियंका गांधी का राजनीतिक उदय शुरू किया जा रहा है? क्या कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के नाम पर संगठन में एक बड़ा फैसला लिया है। उसने पार्टी के अंदर खाने की सियासत को सतह पर ला दिया है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। कहां की? असम की। जी हां, यह फैसला साधारण बिल्कुल नहीं है। प्रियंका गांधी लंबे समय से कांग्रेस की महासचिव हैं, यह आप सब जानते हैं। मंचों से तीखे भाषण देती हैं, चुनावी मोर्चों पर पार्टी का चेहरा भी कई बार बनी है। उत्तर प्रदेश में भी इनको अहम जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब तक उनके पास कोई ठोस संगठनात्मक पोर्टफोलियो नहीं था। अब पहली बार उन्हें किसी राज्य में उम्मीदवार तय करने जैसी बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सवाल यही है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में अध्यक्ष हैं, चेहरा बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, तो फिर असम जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक राज्य की कमान प्रियंका गांधी को कैसे अचानक से दे दी गई? असम, जहां कांग्रेस पहले ही कमजोर है, बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जहां घुसपैठ, एनआरसी, सीएए और हिंदुत्व जैसे तमाम मुद्दे लेकर आगे बढ़ रहे हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रियंका गांधी को उम्मीदवार चयन का बड़ा अधिकार दिया गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर। क्या यह सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला है या फिर गांधी परिवार के भीतर सत्ता संतुलन का एक नया संकेत मिला है? क्या राहुल गांधी की लीडरशिप पर पार्टी के अंदर ही भरोसे की कमी है? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी का परफॉर्मेंस बहुत दोयम दर्जे का रहा है जब भी उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। कांग्रेस अब राहुल मॉडल के साथ साथ प्रियंका प्रयोग भी कर रहा है। मतलब ये एक राजनीतिक प्रयोग है जिसकी शुरुआत असम से की गई है। आज के शो में हम पूछेंगे ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रियंका गांधी का ये उदय राहुल गांधी के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है? क्या कांग्रेस में नेतृत्व का अगला चेहरा धीरे धीरे तय किया जा रहा है, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं? और क्या गांधी परिवार के भीतर ही कांग्रेस की असली लड़ाई चल रही है? इसलिए जवाब तो चाहिए में। आज सवाल बहुत स्पष्ट है, सवालों पर आएंगे और सवाल आपको दिखाएंगे। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या राहुल गांधी पूरी तरीके से साइडलाइन हो चुके हैं? क्या कांग्रेस अब राहुल मुक्त हो रही है धीरे धीरे? क्या प्रियंका का उदय और राहुल के लीडरशिप का अंत माना जाए? क्या ये नेतृत्व बदलाव की आहट है, शुरुआत है कांग्रेस पार्टी के अंदर? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सीधे शब्दों में अगर कहें, ये प्रियंका को प्रमोशन, राहुल को डिमोशन जैसी बात है। आज हर एक पहलू की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखा देंगे इस पूरे मामले पर क्या आ रही है सियासी गलियारों में। उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और चर्चा को इस विषय पर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो ऐसे ही प्रियंका जी के यहाँ पे बहुत आदर है, पहले भी कैंपेन कर चुका है, उनको काफी जानकारी है असम के बारे में और इससे हमारा अच्छा होगा कि हम लोग अच्छा से काम कर पाएंगे। मेरा काम अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। मैं दूसरे के बारे में क्या बात करूँ और दूसरे के बारे में क्यों सोचूं? मैं तो केवल और केवल मेरा लक्ष्य कांग्रेस है। मैं ना किसी के बारे में सोचता हूँ ना देखता हूँ। मैं तो अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात करता हूँ। और जहाँ तक देश के अंदर हालात है, राहुल जी के अलावा दिखाई कौन देता है जो नेतृत्व कर सकता है? आप मुझे बताइए। इनका मुकाबला, ये जो राहुल जी के पीछे लगे रहते हैं, ये राहुल जी के पीछे सिर्फ इसलिए लगे रहते हैं कि राहुल गांधी से इनको खतरा है। इनको लगता है कि राहुल गांधी एक है जो देश के लोगों के दिल पर राज करता है। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है। राहुल जी विदेश दौरे पर रहते हैं, हो सकता है इसके चलते प्रियंका गांधी जी को जिम्मेवारी दी गई। लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक परिपाटी में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को यह नसीब नहीं होना है। कमान तो मेरे हाथ में रहेगा। जयराम रमेश जी को यह नसीब नहीं होना है। रणदीप सुरजेवाला को यह नसीब नहीं होना है।
तो कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है उसके अनुसार फैसला है। कोई कुछ हो जाए, कांग्रेस समाप्त हो गई है। अब कांग्रेस जिंदा नहीं हो सकती, राजनीति में उसका सफाया आ चुका। ये अब बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, इस प्रकार का नारा चल रहा था और राहुल कैंप पे बड़ा प्रेशर था प्रियंका कैंप से कि प्रियंका जी ही लीड करेगी कांग्रेस पार्टी को। तो अब प्रियंका जी ज्यादा उनको उनके कैंप की तरफ से हमले ना हो, इसलिए प्रियंका जी को एक जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि जब उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लास्ट दी गई थी तो हमने देखा कि प्रियंका जी ने 2 में से 1 लोकसभा सीट हरवा दी और 6 विधायक थे तो इनोवा में आते थे पहले, फिर 2 आ गए तो फिर रिक्शा में आने लगे। तो ये तो प्रियंका जी की उपलब्धियां हैं, तो प्रियंका जी को शुभकामनाएं। परंतु जो अब राहुल जी जो है 95 इलेक्शन हार गए तो जनमत तो रहा नहीं। बीजेपी का काम ही यही है कि किसी दूसरे के घर में झांकना, लड़ाना और अपना आदमी मुखबिर बैठाना, इंटरफियर करना। तो ये तो कोई नैतिकता नहीं है, ये हमारी पार्टी के अंदरूनी मामला है। नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जो एक तरह से मतलब है कि पीए की तरह न, कितने बीजेपी में बड़े बड़े नेता पड़े हुए और वन फाइन मॉर्निंग एक ऐसे आदमी को बना दिया जिसको कोई नहीं जानता। तो मैंने पहले बार नाम सुना था। तो अपने घरवान में झांक के देखे अपने यहाँ क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है और हाईकमांड ने जो फैसला किया है सोच समझ के क्या होगा। आसाम के अंदर प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री को सबक सिखाने के लिए ऐसा ही लीडर चाहिए था। मुझे यकीन है कि प्रियंका गांधी के इंचार्ज बनने के बाद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। नहीं, अच्छी बात है। ऐसे वो पहले भी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की हैसियत से उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी वो, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था। इसलिए आप पहली बार नहीं कह सकते। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है किसी स्टेट का प्रभार उनको दिया गया है चुनाव से संबंधित। और मुझे विश्वास है कि उनका जो अपना राजनीतिक अनुभव है और उनकी जो क्षमता है उसका वो इस्तेमाल करेंगी आसाम में। और आसाम में पूरी संभावना है वहाँ कांग्रेस की। देखिए, प्रियंका गांधी किसी परिचय के मोहताज लीडर नहीं है। एक बात तो है, वायनाड से वो सांसद हैं मौजूदा समय में, लंबे समय से कांग्रेस की महासचिव हैं। मंचों से उनके भाषण आप देखते ही रहते हैं, सदन में वो किस प्रकार से गरजती हैं वो आप देखते हैं। लेकिन अब तक उनके पास कोई ठोस संगठनात्मक पोर्टफोलियो नहीं था। उन्हें अब फाइनली वो पोर्टफोलियो भी दिया गया है, एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बतौर चेहरा राहुल गांधी को हम देखते हैं कांग्रेस का, तो असम जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक राज्य में प्रियंका गांधी को कमान देकर क्या कोई बड़ा राजनीतिक प्रयोग हो रहा है? क्या प्रमोशन प्रियंका गांधी का और डिमोशन राहुल गांधी का, इस प्रकार की चर्चाएं जो चल रही हैं उसमें कितना दम है? आज तमाम चीज़ों की बात करेंगे। पैनल में कौन कौन से लोग हैं पहले वो जान लीजिए, उसके बाद में हम इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे आज बात। बता दें आपको कि अवरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। अवरल, बहुत स्वागत है आपका। आशीष सैनी जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। सीधा पहला सवाल आशीष सैनी जी आपसे है। सीधा सवाल है आशीष जी, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी की लीडरशिप पर संदेह था, इसीलिए प्रियंका गांधी को अब टेक ओवर दे दिया जा रहा है और प्रियंका गांधी अब लीड करती नजर आएंगी कांग्रेस को आने वाले समय में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाना चाहिए। और ऐसा मानना या ऐसी बात करना या ऐसा विचार करना राजनीतिक और कम से कम पत्रकारिता के क्षेत्र में अपरिपक्वता की बात कही जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के हर राज्य में जब चुनाव होते हैं तो वहां स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं। 2, 3, 4 लोग आवश्यकता के अनुसार उनको सदस्य बनाया जाता है और कैंडिडेट की स्क्रीनिंग का काम उस कमेटी को करना पड़ता है।
सिलेक्शन कमेटी अपना काम करती है और कैंपेन कमेटी अपना काम करती है। तो ये कांग्रेस की लगातार जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं लगातार रही हैं। और प्रियंका गांधी जी को कोई पहली बार जिम्मेदारी नहीं दी है। उत्तर प्रदेश की इंचार्ज रही हैं, हिमाचल प्रदेश में और अनेक राज्यों में कैंपेन कर चुकी है। और उसके ये सब कुछ करने के बाद उनको सांसद का चुनाव लड़ने का अवसर मिला और वो अब वायनाड से पिछले 1 वर्ष से सांसद हैं और सदन के अंदर भी वो प्रत्येक मुद्दे को उठाने में सक्षम है। और पार्टी और हमारे जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो इस बात से खुश हैं कि प्रियंका गांधी जी की जिम्मेदारी मामला इसलिए आशीष जी है अहम, क्योंकि प्रियंका गांधी जी के पास क्या क्या जिम्मेदारियां रही हैं वो हम अच्छे से जानते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की हमें आवश्यकता है। और दूसरी चीज सुनिए ना आशीष जी, सुनिए आशीष जी, सुनिए ना आप सर थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी पहली बार असम में स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनी हो। स्क्रीनिंग कमेटी का मतलब बहुत साफ है कि उनके ही हिसाब से टिकट बटेंगे, तो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो उनको दी गई है। अब चेहरा जब राहुल गांधी जी हैं वो कहां फ्रेम से आउट है। कई राज्यों में विधानसभा के महत्वपूर्ण चुनाव हैं। क्या ये जो ट्रैक रिकॉर्ड राहुल गांधी का रहा है लगातार हारने का, उसकी वजह से उनके लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं? इसकी हम बात करेंगे आज, हम जरूर करेंगे इसकी बात। प्लीज आप बने रहिएगा। अन्य जो मेहमान उनसे भी ऊपर ओपनिंग रिमार्क हो जाए आशीष जी, फिर मैं लौटूंगा। अविरल हमारे साथ हैं। अविरल, प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमेटी देना ये कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग रिपीट करने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि अगर प्रियंका गांधी की वहां पर चेयरपर्सन बनाई गई है स्क्रीनिंग कमेटी की, इसका मतलब है कि अकल ठिकाने लग जाएगी हेमंत बिस्वा शर्मा की। राहुल गांधी की जगह अब लीड करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। इसको लेकर बीजेपी कितनी भयभीत है? नहीं, देखिए जहां राहुल गांधी जी चले जाते हैं, देखिए वहां भारतीय जनता पार्टी का जीतना सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि जहां राहुल जी सभा करते हैं वहां बीजेपी का काम पूर्ण रूप से ढीला हो जाता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ले जाए प्रियंका गांधी वाड्रा जी की, तो निश्चित रूप से उन्हें अधिकार है, कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो जाए अपना चुनाव लड़े। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। प्रियंका जी का भी अधिकार है कि वहां अपने पार्टी का दायित्व निभाए, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जी आखिर क्या करें? कांग्रेस का जो रिकॉर्ड रहा है 60 साल का, वो तो स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। और जब जब कांग्रेस संविधान की बात करती है तब तब भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती है, क्योंकि जनता को बारंबार इस चीज को याद दिलाने का काम स्वयं कांग्रेस कर रही है कि किस तरीके से 1975 में आपातकाल लगाया गया था और किस तरीके से उस समय लोकतंत्र का अपमान, लोकतंत्र का हनन हुआ था। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से जब राष्ट्रपति महोदय ने पूछा कि क्या अपने कैबिनेट से इस प्रपोजल को एक तरीके से पास करा लिया, क्या कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स है उन्हें अवगत कर दिया, तो मैं सोचता हूँ जिस प्रकार की बात उनके द्वारा कही गई, उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने इस चीज को आवश्यक नहीं समझा। मुझे बस आप ये बताइए अविरल जी कि क्या बीजेपी ये मान रही है कि कांग्रेस अब प्रियंका मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है? हाँ या ना में ये बताइए, उसके बाद में बाकी मेहमानों से ओपनिंग रिमार्क एक बार हो जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चीज किसी रूप में चैलेंजिंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय है प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, वो अपना कार्य कर रही है, करें, इसमें कोई दुरा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी पूर्ण रूप से बैकफुट पे आ चुके हैं, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। और राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ है। रंजन जी, मेरी आवाज उम्मीद करता हूँ आप तक पहुंच रही होगी। सीधा सवाल है, क्या आपको लग रहा है जिस प्रकार से जिम्मेदारी दी गई है इतनी बड़ी प्रियंका गांधी जी को, कि असम में वो एक एक टिकट तय करेंगे किसको कहाँ किससे उतारना है, क्या माना जाए कि कांग्रेस में अब नेतृत्व का केंद्र धीरे धीरे बदला जा रहा है, एक राजनीतिक प्रयोग हो रहा है? क्या राहुल गांधी की लीडरशिप के समानांतर अब प्रियंका गांधी का राजनीतिक उदय शुरू हो चुका है, ये माना जाए यहां से? देखिए, कई बार ऐसी चर्चा हुई, कई बार ऐसी बातें आई कि राहुल गांधी कुछ चीजों में असमर्थ हैं और वहां पर प्रियंका गांधी बहुत प्रभावी है और उन चीजों को लेकर के प्रियंका गांधी की जिम्मेवारी दी जाए, तय हो उनकी जिम्मेवारी। इसके बावजूद कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी का जो खेमा है वो प्रियंका गांधी को बेहद नापसंद करता है। आप देखिए, और ऐसा भी नहीं है कि प्रियंका गांधी ने भी कोई चमत्कार कर दिया है, दोनों चीजें हैं। Exactly. प्रियंका गांधी को भी जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो नतीजे क्या रहे? बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में घोषित अघोषित तौर पर कमान प्रियंका गांधी के हाथों में था। परिणाम क्या निकला, ये भी देखने वाली बात है। इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि प्रियंका गांधी जहां जहां सभा करती हैं विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में, वहां वहां परिणाम कैसा रहता है, क्या वे परिणाम दिला पाती हैं? अभी ऊपरी तौर पर यह कहा जा रहा है, जो प्रियंका गांधी का खेमा है, कि प्रियंका गांधी ज्यादा प्रभावी है, प्रियंका गांधी ज्यादा सफल है राहुल गांधी से। ठीक है, परसेप्शन बनाने में प्रियंका गांधी की जो राजनीतिक अदायगी है वो थोड़ा काम आती है। काम इस तरीके से आती है कि महिला है तो महिला वोटरों को आकर्षित करने में प्रियंका गांधी कुछ हद तक कामयाब होती हुई नजर आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिताऊ फैक्टर है कांग्रेस के लिए।
और जब तक आप जिताऊ फैक्टर नहीं होंगे तब तक पार्टी के लिए आप बहुत बड़े मतलब उसको किस तरीके से कहा जाए, कुछ इस तरीके से कहा जाए कि आप भी राहुल गांधी हैं, दूसरे राहुल गांधी हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी है उसी तरीके से आप भी हैं। तो कांग्रेस बहुत बड़ा ये तीर नहीं मार रही है असम में। तो भाई और भी तो नेता है ना सर, मैं वही तो आपसे आगे समझूंगा कि ये कांग्रेस इज नॉट ओनली अबाउट प्रियंका एंड राहुल एंड सोनिया गांधी, इसमें तो तमाम नेता, इसमें आशीष सैनी जी भी हैं, इसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जिस प्रकार से बीजेपी नितिन नवीन को एकदम से ले आती है सामने, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है या किसी को भी उठाकर कहीं पहुंचा दिया जाता है, कांग्रेस ले देके एक परिवार के इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती है जब जानती है कि प्रियंका गांधी 22 में लीड कर चुके हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, सिर्फ 2 सीटें मिली थी उस समय और वो भी परंपरागत 2 सीटें, और वोट परसेंटेज भी डाउन हुआ था, उसके बावजूद असम में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग तो किया जा रहा है, लेकिन इसको किस प्रकार से देखा जाए आज हम उसकी बात करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या ये माना जाए कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत हो गई है और इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी असम जैसे राज्य में प्रियंका गांधी को जो दी गई है उसको आप बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक किस प्रकार से देखते हैं सर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन की कोई जरा सी भी बात है। देखिए, कांग्रेस में सबको मालूम है कि एक खेमा राहुल गांधी का है और कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो प्रियंका गांधी को बीच बीच में जब भी राहुल चुनाव हारते हैं तो पार्टी में एक आवाज उठती है। अभी उड़ीसा के एक कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने आवाज उठाई कि प्रियंका जी को बनाया जाए, यूथ को बनाया जाए, तो उनको पार्टी से निकाल दिया। अभी इमरान मसूद ने कहा कि भाई प्रियंका गांधी नेतृत्व करें। तो होता क्या है कि जब भी ये आवाज पार्टी में उठती है तो पार्टी को मालूम है जीतना तो है नहीं, तो इनको जिम्मेदारी दे देते हैं। राहुल जो गांधी का जो ग्रुप है वो इनको एक जिम्मेदारी दे देता है कि अच्छा आप करके दिखाइए। यूपी में भी यही हुआ, बहुत मांग उठी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी को लाइए, प्रियंका गांधी को लाइए। 2.5% की पार्टी रह गई विधानसभा में और 2 MLA बने। अब फिर ये आवाज उठी, 387 या 388 की जमानत भी जब्त हुई थी सर, जहां तक याद है मुझे। बिहार चुनाव के बाद जब ये फिर आवाज उठी प्रियंका गांधी की, तो राहुल गांधी के खेमे ने कहा अच्छा भाई प्रियंका गांधी को आसाम का बना दीजिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन। और जो मसूद साहब कह रहे थे कि भाई इनको बनाओ कि भाई तुम भी जाओ साथ, तो उनको भी भेज दिया उनके साथ। तो अब दूसरी बात यह है कि ये क्या है, स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन क्या करेगा वहां पे? अगर आपको पार्टी का सिस्टम मालूम है तो वहां पे नाम आएंगे, वो पैनल बनेगा, पैनल में इनका काम होगा 1 2 3 नंबर के पैनल बनाने। 4 लोग ये जा रहे हैं वहां पे, तो वो पैनल बनाएंगे। वो पैनल अल्टीमेटली कहाँ आएगा? वो पैनल इनकी हेडक्वार्टर में आएगा, वो राहुल गांधी की कमान में आएगा, वो नाम फाइनल करेंगे। एक कारण है प्रियंका गांधी को आसाम और भेजने का, वो ये है कि जो गोगोई वहां पे हैं, गौरव गोगोई, तो वो उनके फादर भी वहां मुख्यमंत्री थे, उनके बड़े अच्छे संबंध 10 जनपद से रहे हैं जी। उनका जो बेटा है गौरव, वो अभी डिप्टी लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी भी है लोकसभा में जी। तो वहां कोई इंटरेस्ट का कंफ्लिक्ट ना हो, इसलिए घर का ही एक आदमी वहां पे आप कैंपेन कमेटी का बना दीजिए, ताकि जिन लोगों को गौरव गोगोई चाहते हैं कि उनको टिकट मिले तो उन्हीं लोगों को टिकट मिलने में एक सहूलियत हो। मैं इससे ज्यादा कोई रोल देखता नहीं हूँ। न ये कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं, न ही ये नामों को फाइनल कर सकती हैं, वो नाम भी यहीं आके फाइनल होंगे जैसे और राज्यों में इन्होंने। तो क्या नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसको संक्षेप में अगर मैं समझूं तो क्या फिर से बलि का बकरा बनाया जा रहा है प्रियंका जी को? बस एग्जैक्टली क्योंकि आवाज उठी है, तो आवाज उठी है तो भाई चलो आप करो। ठीक, आप वो करेंगे क्या? वो तो कुछ होना तो है नहीं। ठीक है, मैं आशीष जी ये समझना चाह रहा था बेसिकली, प्लीज सर बने रहिएगा। आशीष जी से समझते कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशीष जी, मैं अब तक ये समझ रहा था कि ये विचारधारा की लड़ाई है या भूमिकाओं का नया बंटवारा हो रहा है, इस प्रकार की बातें थी। मैंने आपसे पहले पूछा भी यही, क्या उदय हो रहा है प्रियंका जी का राहुल जी की लीडरशिप पर सवाल, क्योंकि लगातार हारते चले आए हैं, हारने का एक अलग रिकॉर्ड उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया होगा अब तक। लेकिन यहाँ तो सुरेंद्र स्वामी जी अलग कहानी बता रही है, कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को फिर से एक बलि का बकरा बना रही है कांग्रेस। यूपी में भी वही किया और अब असम में करने जा रही है अपनी हार को देखते हुए। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति की किसी पार्टी अथवा विचारधारा के प्रति नफरत की भावना होती है तब वो इस प्रकार की बातें करता है। अच्छा,
भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर मैं संगठन के बारे में कहूंगा तो हजार ऐसी बातें मिल जाएंगी जो बड़ी शर्मनाक और बेहद ऐसी हैं कि मैं आपके चैनल पर बोल भी नहीं सकता। जी सर। लेकिन उन सब चीज को छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ जो कांग्रेस पार्टी ने लेटर निकाला, उन्होंने केरल, आसाम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल 4 राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। चारों के अपने अपने चेयरमैन हैं, चारों के अपने 3 सदस्य उनके मेंबर हैं और उनके अलग अलग नाम है। मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, टी.एस. सिंहदेव जी हैं और बी.के. हरिप्रसाद जी जो अभी हरियाणा के इंचार्ज भी हैं। तो इन सबके नाम भी इसमें शामिल है। 4 राज्यों के 4 स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बने, जिसमें एक प्रियंका गांधी भी है। तो पहले तो बात मैं इन स्वामी जी से कहूंगा जो ये भाजपा की वकालत करते हैं कि ये जो लोग हैं ये तो किसी परिवार के सदस्य नहीं, ये तो हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। आपके यहाँ तो खैर आरएसएस परिवार होता है, वहां तो जिस तरह के लोग हैं, मैं वो शब्द यहाँ बोलना नहीं चाहता। आप उसको छोड़ दीजिए, मैं भी छोड़ रहा हूँ। आप उंगली मत उठाइए, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैंने यही कहा था कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बननी है। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ, क्या बोले जा रहे, क्या बकवास कर रहे हैं? मैं संतरों को ठीक से पहचान लेता हूँ, संतरों को छीलना भी जानता हूँ। अरे आशीष जी आशीष जी आप शायद जानते नहीं है क्या? आप सुरेंद्र स्वामी जी को जानते हैं क्या? आप सुरेंद्र स्वामी जी को कितना जानते हैं आशीष जी? नहीं, मैं इतना जानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नहीं, आप जानते हैं नफरत करने वाले व्यक्ति है। मैं इतना जानता हूँ, मैं 3-4 बार इनके डिबेट में आ चुका हूँ, इनके विचार सुन चुका हूँ, जिस तरह के विचार है मुझे लगता है इनके विचार आसाराम बाबू और आप सुनिए आशीष जी ये मैं एक बात तो दावे से कह सकता हूँ कि आपसे ज्यादा कांग्रेस को जानते हैं सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं जानते हैं, उन्होंने अनुभव, उन्होंने काम किया भाई कांग्रेस के साथ, काम किया उन्होंने, उनके पास एक्सपीरियंस है भाई। आपसे बड़े सीनियर है वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, आप एक बात सुन लीजिए। देखिए आप भी अति उत्साह में मत आइए। मैंने आपने मुझे अवसर दिया है बोलने का, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। सुरेंद्र स्वामी जी ने अपना अवसर दिया, अपनी बात कही। मैंने आपसे कहा कि 4 अलग अलग राज्यों के अलग अलग चेयरमैन बने, चारों लोग अपनी अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, चारों लोग अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। उसमें प्रियंका गांधी जी भी शामिल है, उसमें राहुल गांधी भी शामिल है। आज राहुल गांधी जी कांग्रेस के सेंट्रल के किसी पद पे नहीं है, स्क्रीनिंग कमेटी 1, 2, 3 का CWC के सदस्य हैं, हमारे कांग्रेस के सांसद हैं। पार्टी ने उनको यथोचित जहां जिसका उपयोग समझेंगे वो करेंगे। यही कहा कि आपके द्वारा ये कहना जहां कांग्रेस पहले से कमजोर है वहां प्रियंका गांधी को आगे क्यों किया गया? रिलेशन है, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ 4 राज्यों में चुनाव है, मतलब वो इसमें कुछ नहीं केवल सुना एक राज्य में और हम सीधे गठबंधन में हैं, बाकी में हम विपक्ष में। कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन है? आशीष जी कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन है? आशीष जी कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन है? यही करता है। कहां पर? कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन है? समझ में आता है कहां पर? क्योंकि अरे देश में बता दीजिए। नहीं, पूरे देश में तो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे चेहरे हैं। को डुबा रहे हैं। आपको हर एक चेहरे मैंने के बारे में एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई वो 28 राज्य है तो 28 प्रभारी वहां के इंचार्ज है। लेकिन आप तो भाजपा की विचारधारा है, आप तो अरे तुम्हारी क्या विचारधारा है? मुसलमानी विचारधारा है। अरे तुम मुसलमानों का राज चाहते हो? हम लोग कोई प्रियंका इसलिए जा रही है कि वो अपने बेटे की मुसलमान से सगाई कर रही है 2 आदमियों की बात करेंगे, हम 2 हमारे 2 जाने और वाली आपने है 2 उद्योगपतियों के साथ बैठ के चेहरा ठीक है, ओके अविरल जी को शामिल करूंगा। अब एक सेकंड अविरल जी को शामिल करता हूं सर, एक मिनट। अब फिर तो ये 2 लोगों के बीच में डिबेट नहीं पूरी निकल जाएगी। प्रियदर्शी रंजन जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी समझना है मुझे। अविरल, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खींचतान बड़े पैमाने पर हो रही है? और अगर ऐसा है तो क्या आप इसे असम में अपने लिए फायदेमंद मानते हैं? अविरल जी नहीं, देखिए अभी कोई ये खींचतान विशेष नहीं हो रही है, पहले से ही है। 2 खेमे हैं, 2 गुट हैं विशेष रूप से। एक राहुल जी का गुट है, एक प्रियंका गांधी वाड्रा जी का गुट है। और प्रियंका गांधी वाड्रा जी के गुट में तमाम सारे नेता हैं जिन्हें बैकफुट पे ही हमेशा रखा जाता है। और उनमें से एकाध प्रमुख नाम की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान में विशेष रूप से सचिन पायलट जी भी हैं जिन्हें पीछे रखने का हमेशा काम किया जाता है। और भी तमाम सारे नेता दक्षिण भारत में भी हैं। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए, एक नुमाइंदे अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास आए थे, मिले थे, एक फंक्शन में मुलाकात हुई थी, जो IYC के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रह चुके बाकायदा। तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई जो राहुल जी हैं उनका जो एक तरीके से गुट है, उन्हें उनके लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, हमारे लोगों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। तो उनसे इसी विषय बात हुई। बहुत सारे और ग्रास रूट वर्कर्स हैं, बहुत से लोग हैं
जिनसे अगर बात होती है, अगर फीडबैक मिलता है, ग्राउंड रियलिटी पता चलती है कांग्रेस की, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी के गुट को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जो पद दिए जाते हैं असल में जो जिनका कब्जा है पदों पे, वो राहुल जी के गुट का कब्जा है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी में। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अगर वहां से एक तरीके से निकालने का, साइडलाइन करने का काम किया गया, किस कारण से किया गया वो भी सबको मालूम है। वो किसके करीबी थे और राहुल जी क्यों पसंद नहीं करते वो भी सबको मालूम है। और जहां तक विषय एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का, तो इसमें खेमेबाजी हमेशा से रही है, ये गुटबाजी पूर्ण रूप से इसमें मौजूद है और बढ़ती जा रही है, इसके संकेत हैं। और उसके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को अपने हाथ में चाहती हैं, जो कि राहुल जी नहीं देना चाहते, ये भी बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। ठीक है, ओके। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक से लौटूंगा तो प्रियदर्शी रंजन जी से बात करूंगा। सवाल बड़ा सीधा रहेगा आपसे सर, कि क्या कांग्रेस अब विपक्षी पार्टियों से नहीं बल्कि अपनी परिवार के भीतर ही लड़ रही है? देखिए, असम में बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है, उसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका का उदय कांग्रेस पार्टी में हो रहा है और जो लीडरशिप रही है राहुल गांधी की, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है हारने का, लगातार 3 लोकसभा चुनाव, उसके बाद में 50 से ज़्यादा बार जो है विधानसभा चुनाव इत्यादि में जो ओवरऑल उनकी हार रही है, उसको लेते हुए हम आज इसकी बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ है और रंजन जी से, जैसे कि मैंने कहा था, ब्रेक पर जाने से पहले उनसे बात करेंगे। रंजन जी, वही सवाल मेरा रहेगा, बहुत स्पष्ट तौर पर मैं आपसे समझना चाहूँगा सर ये चीज़, क्या ये माना जाए कि अब कांग्रेस विपक्षी पार्टियों से नहीं अपने परिवार के भीतर लड़ रही है, जिसकी तरफ इशारा सुरेंद्र स्वामी जी भी कर रहे हैं और अविरल ने भी वो बात यहाँ पर हाईलाइट की? मैं एक उदाहरण देता हूं जी, स्पष्ट हो जाएगा। बिहार में एक निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। बिल्कुल। पप्पू यादव प्रियंका गांधी गुट के माने जाते हैं। बहुत धूमधाम के साथ दिल्ली में पप्पू यादव की एंट्री कांग्रेस में कराई गई थी लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल। अपने बेटे के साथ शामिल हुए थे, उनकी पत्नी रंजीता रंजन भी बाकायदा कांग्रेस की राज्यसभा सांसद। उसके बावजूद जो दूसरा गुट था, यानी प्रियंका गांधी गुट के पप्पू यादव को दूसरे गुट ने कांग्रेस में शामिल नहीं होने दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रक्रिया कुछ इस तरीके की कांग्रेस के भीतर है कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर जहां आप सदस्यता लेते हैं, तो आप जिस राज्य के हैं वहां के राज्य के प्रदेश कार्यालय में भी जाकर के आपको एक फॉर्म भरना होता है, वहां भी सदस्यता आपको ग्रहण करनी होती है। कुछ इस तरीके का मुझे जो मालूम है उसके हिसाब से प्रक्रिया है। तो पप्पू यादव को प्रियंका गांधी के गुट ने वहां दिल्ली में शामिल करवाया, लेकिन यहां पर राहुल गांधी के गुट ने पप्पू यादव को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल नहीं होने दिया। इन्हीं का उदाहरण, पप्पू यादव का ही उदाहरण लेते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीत करके आ गए। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव को किस तरीके से कांग्रेस की गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा था, धकिया करके बाहर कर दिया जा रहा था, ये राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रही थी। इसलिए उनको बाहर किया जा रहा था कि वो प्रियंका गांधी गुट के। अच्छा, ऐसे ही कुछ हाल एक बड़े दाढ़ी वाले नेता, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके साथ भी शायद ऐसे कुछ होता है। बड़े दाढ़ी वाले हैं, नेता हैं, प्रमोद कृष्णम, ऐसा कुछ नाम उनका, आचार्य प्रमोद कृष्णम शायद, जहां तक मैं, उनके साथ भी शायद ऐसी कुछ चीजें हुई। रंजन जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके के तो अनेक उदाहरण हैं जहां पर प्रियंका गांधी गुट के नेताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। और प्रियंका गांधी अगर सभा भी करने किसी राज्य में जाती हैं, तो वो अपने पसंद के जो उनके नेता होते हैं उस राज्य के भीतर, वहां उस तरीके से कंडक्ट करके वो जाती हैं। अब रही बात कि असम के भीतर जो इनको जिम्मेवारी मिली है, क्या ये परिवार के भीतर का खींचतान है? देखिए, है, बिल्कुल है। प्रियंका गांधी चाहती हैं कि राहुल गांधी की वजह से जो छवि खराब होती है वो न हो, या फिर राहुल गांधी का हो सकता है असम चुनाव के दौरान कोई विदेशी दौरा लगा हुआ होगा, अभी भी शायद वो विदेश में ही है। एनीवेज, मैं आशीष जी की तरफ बढ़ूंगा। आशीष जी, जब एक कंपनी का सीईओ उस कंपनी को बार बार डुबो रहा होता है ना सर, तो सीईओ बदला जाता है, एक नया सीईओ आता है, नए तरीके से तमाम चीजें होती है। लेकिन क्या ये नियम कांग्रेस पार्टी में नहीं है? क्या राहुल गांधी नेता नहीं, मजबूरी भी है? ये सवाल कई बार उठता है। मैं आपसे वही पूछ रहा हूं पुनः अपने शब्दों में, राहुल गांधी को कांग्रेस ढो क्यों रही है? वाई? नहीं, जो आपने शब्द कहा कि ढो क्यों रही है, मुझे इस पर इसलिए आपत्ति है कि कौन अपनी पार्टी में कौन नेता रहेगा, कौन किस पद पे रहेगा, ये वो पार्टी स्वयं तय करती है। ये आप क्यों इस पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस ढो रही है? आपको किसने बताया ये? मुझे, और जो ये भी बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी गुट है, उसने उसको वहां जाने नहीं दिया, उसको वहां चढ़ने नहीं दिया,
ये सब राजनीति में कपोल कल्पित कहानियां होती हैं। इसे राजनीति में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि होते हैं ढपोर शंख। ढपोर शंख उन व्यक्तियों को कहा जाता है कि जिनकी बात का कोई ना तो यथार्थ होता, ना अर्थात होता, ना प्रारंभ होता, ना समाप्त होती। वो अपनी तरफ से कहानी बनाते हैं और उसको चलाते रहते हैं। ये बीजेपी ढपोर शंखों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव मुझे लगता है कि कहीं दाएं बाएं इधर उधर पड़ने लगा है, तो इसलिए कहानियां बनती है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग लगातार इस बात को कह रहा है कि ऐसी चीजें हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 200 विधायकों ने उत्तर प्रदेश में धरना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर की स्थिति क्या है कि सारे विधायक सांसद जो माननीय हुआ आशीष जी इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट्स। मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ। रिजल्ट कौन दे रहा है? आप छोड़िए ना कौन कहाँ क्या कर रहा है। नहीं, अब राहुल गांधी जी की लीडरशिप में कितने रिजल्ट आपको मिले, मुझे आप बताइए ना। मुझे आप 5 राज्य बता दीजिए जहां पर राहुल गांधी की लीडरशिप में आपने जीत दर्ज की हो। 2 बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे। 2013 के बाद से राहुल जी ही पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, लीड कर रहे हैं, लेकिन लगातार 3 लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारना हो। उत्तर प्रदेश में इस बुरी तरीके से हार, हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव देख लिया, हमने हरियाणा में देख लिया, हमने बिहार में देख लिया। जहां जहां राहुल गांधी जी वहां लुटिया डूबी ही है। तो क्यों ना कहा जाए कि ढोया जा रहा है उनको? भाई ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है सर, ये पार्टी है। नहीं तो ये पार्टी ही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पार्टी ही है। हम जीत में भी और हार में भी अपनी पार्टी उसी तरह तो से जीत कहां सर? हार 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 चुनाव हर तरफ हार 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 हार। आप इतना घबराइए नहीं। मैं कहां घबरा रहा हूँ? बगैर घबराने की आवश्यकता तो आप लोगों को। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आप ही बोल लीजिए, मैं रहने देता हूँ। नहीं आप अपनी बात रखिए, अपनी बात आप बोल लीजिए। नहीं रखिए आशीष जी, नाराज मत होइए। भाषण खत्म नहीं हो रहा है, फिर वही बात है। अंदर की भावनाएं फूट फूट कर बाहर निकलती हैं। भावनाएं नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। भावनाएं आपकी निकल रही है महाराज। ठीक है, ओके। आप अपनी बोल लीजिए, मुझे रहने दीजिए। अब मेरा सर, अब मुझे एक बात बताइए आशीष जी। आशीष जी एक बात बताइए। कोई बात नहीं, मैं और मेरी पार्टी सहमत है इस बात से कि आप किस तरह का एजेंडा चला रहे हैं, तो आप चला लीजिए। मैं तो बैठा रहूंगा और आप रील बनाकर डाल दीजिए। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता को हमने बोलने नहीं दिया। या तो ये चीजें स्पष्ट कर दीजिए आशीष जी, या तो चीजें स्पष्ट कर दीजिए। थोड़ी ना राजनीति कर रहे हैं हम। या देखो 2 चीजें स्पष्ट करिए। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, हमें राजनीति लोगों के बीच में करनी है, आप पर थोड़ी ना करनी है। जो हमारी बात जो ट्रैक रिकॉर्ड हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं राहुल गांधी की हार का, ठीक है ओके। पैनल में 3 मेहमान और हैं। मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ आशीष जी। चलिए मैं अगला 30 सेकंड और देता हूँ आपको, आप कंटिन्यू बोलिए, आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछूंगा सर, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मेरा प्रॉमिस है आशीष जी, मेरा प्रॉमिस है, मैं कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे। 30-40 सेकंड दिया आपको आशीष जी। आशीष जी 30-40 सेकंड आपके हुए, 1 मिनट दिया, 1 मिनट पूरा दिया सर। आप अपनी बात रख लीजिए, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मुझे बस जवाब दे दीजिए, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी क्यों ढो रही है? नहीं, इसका जवाब दीजिए। जो 3 मेहमान बुलाए हैं, आप इनकी बात रख लीजिए। सर आप भी हमारे गेस्ट हैं सर, आप भी हमारे गेस्ट हैं। मैं तो बस सवाल का जवाब चाहता हूं आपसे। जितना बाकी 3 का सम्मान, उतना ही आपका सम्मान में और आपकी उतना ही आपका सम्मान है। हाथ जोड़कर आपका सम्मान करते हुए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, कंटिन्यू बोल लो आप। बस इसका जवाब दे दो सर, आप जवाब दे दो मेरे सवाल का। मैं अब इससे ज्यादा नहीं मैं वो झेल सकता आपको, क्योंकि आप लगातार पीछे, आप एंकर हैं, आपके हाथ में साउंड है। अगर साउंड ना हो तो फिर आप जैसा कोई एंकर बोल के दिखाइए एक अक्षर मेरे सामने। क्या बात कर रहे हैं आप आशीष जी? आप जैसे मैं आपके इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, बस मुझे मेरे एक सवाल का जवाब मिल जाता है तो मुझे बड़ा अच्छा हो जाता है। साउंड का बटन मेरे हाथ में दे दीजिए, कोई बात नहीं सर, अगली बार से कोशिश ऐसा कुछ करेंगे कि आपके हाथ में भी कमांड रहे। एनीवेज दिखाइए आप, ठीक है। किस हैसियत से आप लगातार बोल रहे हैं? आप एंकर हैं या बीजेपी के? अविरल मलिक है, मेरी पार्टी को 100 गालियां दे क्योंकि इन्होंने प्रवक्ता है और दूसरी पार्टी का आदमी है। आपको क्या दिक्कत है कि मैं बार बोल रहे हैं? सॉरी सर, अगर मेरी बात अगर आपको बुरी लगी, मेरा सवाल अगर आपको चुभा, मुझे बुरी अगर मेरा कोई सवाल आपको नहीं सर, अगर मेरे सवाल आपको चुभ रहे हैं तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। सुरेंद्र स्वामी जी आपको ला रहा हूँ फ्रेम में सर, प्लीज सर। सुरेंद्र स्वामी जी को सुन लीजिए, सुरेंद्र स्वामी जी को सुन लीजिए। सुन लीजिए, कोई बात हाँ बिल्कुल सुन लीजिए। सुरेंद्र स्वामी जी बताइए, मैंने क्या गलत सवाल पूछा? मैंने क्या जो कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस ढो रही है, क्या ये गलत है? क्या ये गलत सवाल है? सुरेंद्र स्वामी जी बोलेंगे, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। सुरेंद्र स्वामी जी देखिए ऐसा है आशीष जी कि ये जैसे खुद कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, और उस आइडियोलॉजी की जो लड़ाई है उसमें एक आइडियोलॉजी है भाजपा की जो राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है, जो हमारी विकास भी और विरासत की जो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनकी वो एक विचारधारा है। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सबके सामने है।
ये खुद कहते हैं कि हम मुस्लिमों की पार्टी हैं, ये खुद मुस्लिम वोटों के लिए करते हैं। इनके सारे के सारे इन्होंने जितने कानून 70 साल में बनाए, आशीष सैनी से पूछिएगा, एक कानून बता दे जो कांग्रेस पार्टी ने सनातन और हिंदू धर्म के पक्ष में बनाया, एक कानून बता दे। तो ये चलते रहे, क्योंकि आशीष सैनी जैसे बहुत हिंदू थे जो अपने आप को सेक्युलर भाईचारा ये वो करते थे, इन्हें समझ में नहीं आया इनके साथ क्या हो गया। अब जब धीरे धीरे लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसको इस देश की जनता ने रिजेक्ट मुझे कर दिया। सुरेंद्र स्वामी जी, मुझे बस मेरा एक साधारण सा सवाल का जवाब आपसे चाहिए सर। अगर राहुल गांधी इलेक्शन विनर नहीं है तो फिर उनको परमानेंट लीडर बनाकर क्यों रखा है कांग्रेस ने? ये मुझे बहुत स्पष्ट रूप से इसका जवाब मिल जाए तो मेरा सार्थक हो जाए डिबेट आज। वो तो उनके वंशवाद की लड़ाई है, दूसरे किसी को बनने नहीं देंगे, उनका होल्ड है पार्टी पे। या तो वो बात करेंगे या प्रियंका बात करेंगी। तो ये तो राजनीतिक पार्टी है ना सर, ये कोई गांधी परिवार की कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं है कि मैं ही सीईओ बनूंगा हर बार। नहीं, देखिए जब तक ये है तब तक कांग्रेस उभरेगी भी नहीं, ये सब जानते हैं। कांग्रेस उभर नहीं सकती इस परिस्थिति से, क्योंकि जो इनकी हाईकमांड की आइडियोलॉजी है वो भारत के विरोध की आइडियोलॉजी है, और भारत की जनता भारत के विरोध की आइडियोलॉजी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती है। यही ये बार बार रिजेक्ट होते हैं, यही कारण है कि ये बार बार रिजेक्ट होते हैं। और जब तक कांग्रेस की ये आइडियोलॉजी है, कोई भी लीडर हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हो, जो भी हो, जिनको भी ये लाना चाहते कोई ले आओ, अगर यही आइडियोलॉजी है ये हारेंगे। इनके पास कोई चारा नहीं है, इनको जनता रिजेक्ट कर चुकी है। अब लोग, देश के लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये जो गिने चुने लोग हैं जो अभी भी जो है उसी पुरानी ढर्रे पे चल के सोचते हैं कि हिंदुस्तान का जो वोटर है वो मूर्ख बना लेंगे उसको, तो वो मूर्ख, अब सबको सारी बातें स्पष्ट हो गई। सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक बात लोगों के पास पहुंच रही है। ठीक है, सबके पास ये पहुंच रही है कि जो बाबर के वंशज हैं, आप मुझे बताइए आशीष जी, जो बाबर के वंशज हैं, जो अपने को बाबर का वंशज कहते हैं, उनके नेतृत्व को भारत चुनेगा क्या? और सर, दो पावर सेंटर के साथ आगे बढ़ रही है कांग्रेस। इंदिरा गांधी ने वहां बाबर की मजार पे फातिया नहीं पढ़ा क्या? ये बता दें, राहुल गांधी ने नहीं पढ़ा। आप तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आशीष जी बताइए, बाबर के वंशज बोल रहे हैं, बाबर के वंशज कैसे? बाबर के वंशज जो है ना, उन्होंने मतलब ये तो बहुत बड़ा आरोप है सर, बाबर के वंशज कैसे? वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है। मैं जवाब देना चाहूंगा गोस्वामी जी। ठीक है, आशीष जी को जवाब देने का समय दे रहा हूँ। सुरेंद्र जी सिर्फ पूरी कर दूं मैं जल्दी से सर। जो हमारे राजस्थान पूरा व्हाट्सएप पढ़ने दीजिए। नटवर सिंह जी जो इनके विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ठीक, ओके आशीष जी, उन्होंने अपनी किताब में आशीष जी देखिए, सुरेंद्र स्वामी जी ने बाकायदा किसी लीडर को कोट करते हुए उनकी किताब का जिक्र करते हुए कहा है कि गांधी परिवार नहीं, ये बाबर के वंशज, ये फातिया पढ़ने जाते हैं। इस प्रकार के गंभीर आरोपों को किस प्रकार से आप देखेंगे? किताब इस प्रकार के गंभीर आरोप व्हाट्सएप पर रोज आते हैं और ऐसे नटवर सिंह की किताब पढ़ो ना, आपने पढ़ी है कि नहीं? सुबह से शाम तक इन्हें फॉरवर्ड करते हैं। मेरी जिस तरह की बातचीत ये करी, जिन्होंने संवाद किया, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं के पक्ष में कोई कानून नहीं बनाया। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी ने कौन सा कानून बताया, जरा बता दीजिए। ये मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है गोस्वामी जी, आप जरा इन्हें चुप कराइए एक बार। इनसे ये पूछिए कि नरेंद्र मोदी ने कौन सा कानून है जो हिंदुओं के पक्ष में बनाया, बताइए जरा उस कानून का। बताइए आप बताइए, अरे हिंदुओं के पक्ष में कितने काम फॉरवर्ड करते हैं? आपका 370 खत्म कर दिया, आपका राम मंदिर बना दिया, झूठ फैलने आपका वहां में। ये पे आप जैसे कॉरिडोर लोग बना दिया। सच्चे देशद्रोही हैं, सबसे बड़े गद्दार आप ही हैं, और पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने वाले आप लोग हैं, और आप हिंदुस्तान के दलाल हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं। और आप हंसी नहीं, आप तो हर जगह हो। और सुनिए, तो नया नैरेटिव आया भाजपा में, आप बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, सबसे अधिक शर्म आपको आनी चाहिए। आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, सबसे अधिक शर्म आपको आनी चाहिए। आसाम का मुख्यमंत्री विश्व शर्मा सबसे बड़ा भ्रष्ट है। नहीं आशीष जी, मुख्यमंत्री बनाया। नहीं देखिए, ये चीजें बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि बहुत सामान्य प्रक्रिया है, नहीं तो फिर राहुल गांधी को ही क्यों ढोया जा रहा है? भाई प्रियंका जी को ट्राई कीजिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। हालांकि लग रहा है कि हो रहा है, वो लग रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं ये पावर टेक ओवर हो गया है असम के माध्यम से। लेकिन फिर भी आप अगर डिनाई करते हैं तो ये भी सवाल उठता है कि बार बार इतनी हार के बावजूद राहुल गांधी क्यों?
ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। आशीष जी, सुरेंद्र स्वामी जी, रंजन जी और अविरल, आप सभी का बहुत आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण राज्य है असम, वहां पर प्रियंका गांधी को उम्मीदवार चयन का अधिकार दे दिया गया है। ये सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं है, ऐसा हमें लगता है ये गांधी परिवार के भीतर सत्ता संतुलन का भी एक नया संकेत माना जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप पर पार्टी के अंदर ही भरोसे की कमी है क्या? शायद इसलिए एक नया राजनीतिक प्रयोग कांग्रेस पार्टी के भीतर हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।